गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर एक आपको दुखद खबर देखने को मिलेगी, जहां पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि कुवैत के अंदर 49 वर्कर्स की डेथ हो गई है, जिसमें से 40 भारतीय थे। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ। देखो, दरअसल में ना यहाँ पे एक अपार्टमेंट के अंदर एक फायर लग गई, जिस वजह से इस आग लगने की वजह से वहां पर बिल्कुल कुछ ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं था। वहां पे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। प्लस एक्चुअल में ना ये जिस एरिया में रह रहे थे, वहां पर रहने की प्रॉपर कंडीशंस नहीं थी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन इंडिया से जाता है दूसरे देश, कहीं ना कहीं इसीलिए जाता है कि बेहतर वहां पे अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, थोड़ा वो पैसा कमा पाएगा, अपने घर वापस भेज पाएगा। पर यहाँ पर जो वहाँ पे इन लोगों को रखा गया था ना, वो काफी कंडीशंस काफी खराब थी। बहुत सारे लोगों को बस ठूस दिया गया था। और जब ऐसी एरिया के अंदर आग लगी, तो सांस ना आने पाने की वजह से यहाँ पर इतने लोगों की हमें डेथ देखने को मिल गई है। अब प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर एक शोक व्यक्त किया है एंड बताया गया है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनको भी यहाँ पे भेजा गया है, ताकि देखा जा पाए कि जो राहत के कार्यक्रम है वो कितनी जल्दी से एंड कितनी तेजी से अलग अलग लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, तो चंद्रबाबू नायडू जी ये वापस से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। राइट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 13 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। जीएनएसएस का अर्थ क्या होता है सर? जीएनएसएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखो, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप लोग भी ड्राइव करते हो, गाड़ियां लेके जाते हो, तो आजकल आपको ना फास्टैग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। राइट। पहले तो बहुत दिक्कत वाली चीज होती थी, पहले पैसे निकाल के देने पड़ते थे। अब यहाँ पे हमारे पास फास्टैग टेक्नोलॉजी हो चुकी है। इस फास्टैग आने की वजह से ना थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो गई है। मतलब अब उतनी देर वेट नहीं करना पड़ता जितनी देर पहले शायद वेट करना पड़ता था। पर आप एक चीज नोटिस करते हो, अभी भी थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है, कई बार ना यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। जब आप पर्ची कटवा रहे होते हो, थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है। एक तो ये दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये होती है कि अगर मान लो कोई पर्सन बहुत लंबी एक रोड पे जा रहा है, उसको भी उतना ही टोल पे करना है। अगर कोई पर्सन मान लो यहाँ पे टोल प्लाजा है ना, अगर किसी पर्सन को बस यहाँ तक जाना है, उसको भी टोल उतना ही पे करना है। तो ये तो बात गलत हुई ना। एक बंदा जिसने उस सड़क को बहुत लंबे टाइम तक यूज किया, उससे उतना ही टोल, और जिसने कम टाइम यूज किया उससे भी उतना ही टोल। तो ये तो गलत है। तो यहां पर फोकस कर रहे हैं जीएनएसएस के ऊपर। इसके हिसाब से ना आपको ट्रैक करते रहेंगे। कैसे ट्रैक करते रहेंगे? आपका एक आइडिया रहता रहेगा कि आपने कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उस टोल वाले हाईवे के ऊपर, बिना कोई बैरियर के। आपका कोई बैरियर नहीं होगा अब। उसके माध्यम से आपका डायरेक्टली टोल कलेक्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कितना डिस्टेंस उस पर्टिकुलर टोल के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका मतलब ये है क्या कि हमारी ये गाड़ियां ट्रैक होंगी? आंसर इज यस। कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का पता लगता रहेगा कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो कंसर्न है ना, वो प्रिवेसी का डेफिनेटली उठता ही उठता है कि एक्चुअल में आपकी गाड़ी ट्रैक हो रही है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड उस हिसाब से आपका टोल जितना भी बनेगा उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर IHMCL, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये यहाँ पे दरअसल में प्रमोट करी जाती है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किया है डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स से कि आइए चलो इसको डेवलप किया जाता है। अभी प्लान ये है कि कुछ समय तक तो क्या होगा, आपका RFID भी चलता रहेगा, जो फास्टैग वाली चीज है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला, एंड साथ साथ GNSS भी साथ में लाया जाएगा। बाद में हो सकता है कि अकेला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अकेली टेक्नोलॉजी यही रह जाए, एंड हमारा जो फास्टैग वाली चीज थी हम उसको एक तरह से खत्म ही कर दें। इससे फायदा क्या होगा? आराम से मूवमेंट हो पाएगी, व्हीकल मूवमेंट आसान हो पाएगा, एंड डिस्टेंस के बेस के ऊपर आप टोलिंग हो पाएगी। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना ही आपको टोल लगेगा। ठीक है। तो सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पे आपको ट्रैक किया जाएगा, प्लस डिस्टेंस के बेसिस के ऊपर, और एक तरह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब वो जो इंतजार होता है ना इतना लंबा वाला, वो इंतजार और भी कम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, या एक तरह से कह लो खत्म ही हो जाएगा अब तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम के बारे में जानने चाहिए थे। दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू अग्निपथ स्कीम। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले भी देखो चर्चा हुई है इसके ऊपर, पर अगर मैं आपको बताऊं
कि आजकल ना देखो जैसे एनडीए की सरकार बनी है, तो जो एक उनका सपोर्टिंग पार्टी है जेडीयू, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार ना अग्निपथ स्कीम को एक बार दोबारा से रिव्यू करे। एक्चुअल में ना काफी सारे लोगों में इसके रिगार्डिंग धरना प्रदर्शन भी किया है समय समय के ऊपर, काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी इसके ऊपर धरना प्रदर्शन किया है। तो थोड़ा हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल में अग्निपथ स्कीम को इसलिए लाया गया था ताकि जो भी आपके पर्सनल है बिफोर द ऑफिसर रैंक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सोल्जर, आपके एयरमैन, आपके सेलर्स, जो कहीं ना कहीं कमीशन ऑफिसर नहीं है, उनको इंडियन आर्म फोर्सेस में लाया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। यहाँ पे कोशिश ये थी कि जो भी यहाँ पे 4 साल के लिए आएंगे, एक तरह का इसको नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी। एंड इनमें से ना अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25% जो रिक्रूट्स होंगे, उनको यहाँ पर परमानेंट कमीशन के अंदर वो सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब लोगों का ना डाउट इसी के ऊपर है कि मान लो अगर आप 100 लोग रख रहे हो, पर इन दी एंड जो परमानेंट कमीशन मिलेगा वो 25 को ही मिलेगा, तो बाकी 75 कहाँ जाएंगे? यही लोगों के मन में ना डाउट इसके रिगार्डिंग काफी टाइम से रहा है। वैसे तो देखो इसकी जो एज बताई गई थी वो 17.5 साल से 21 साल बताई गई थी जब इनको चूज किया जाएगा, पर अभी के लिए यहाँ पे इसको बढ़ाकर 23 साल किया गया क्योंकि लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष था इस चीज के रिगार्डिंग। तो इनको यहाँ पे अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। ये जो एनरोलमेंट होगी ये टोटल 4 सालों के लिए होगी। एंड इनको यहाँ पे एक बिल्कुल एक अलग कैडर इनके लिए बनाया गया है। जो भी ऑल एग्जिस्टिंग रैंक्स है ना, उनके बिल्कुल एक अलग रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। कोशिश यहाँ पर ये है ना कि हमारी जो आर्म फोर्सेस की एज, जो करंटली अभी एवरेज एज 32 साल के करीब है, इसको हम 26 तक ले आ पाए अगले आने वाले 6 से 7 साल के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सैलरी होगी वो तो इनको मिलेगी ही, प्लस एट द सेम टाइम 4 साल कंप्लीट होने के ऊपर वन टाइम सेवानिधि पैकेज मिलेगा 11,71,000 के आसपास का, इंक्लूडिंग द एक्रूड इंटरेस्ट। प्लस एट द सेम टाइम 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी इनकी रिगार्डिंग है। इसके साथ ही साथ अगर मान लो किसी भी केस के अंदर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है इनकी, तो यहाँ पर 1 करोड़ तक का यहाँ पे बेनिफिट भी अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। प्लस एट द सेम टाइम जब 4 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस जब वो आएंगे ना, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट्स, ब्रिज कोर्सेज हेल्प करेंगे ताकि वो वापस से कुछ और काम यहाँ पे स्टार्ट कर पाए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते। देखो आर्मी में जो होते हैं लोग, उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, पर इस केस में यहाँ पे अग्निवीर को यहाँ पर ये बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते। काफी सारे लोगों का ये भी कहना है ना कि हम टूथ टू टेल रेशो को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल अपनी मिलिट्री के अंदर। यूपीएससी ना डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये टूथ टू टेल रेशो क्या होती है ये पूछ सकती है। दरअसल में होता क्या है ना, जब हम बात करते हैं टूथ की, टूथ का मतलब होता है आपके जो फ्रंट लाइन फाइटर्स होते हैं जो आगे फाइट करें, जैसे आपका इन्फेंट्री हो गया, आपके कॉम्बैट पायलट्स हो गया, आपके कॉम्बैट व्हीकल्स हो गया, इनको हम टूथ बोलते हैं। जब टेल की बात करते हैं, टेल के अंदर आपके जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पीछे लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्विस वाले, क्योंकि ये लड़ेंगे तो नहीं, ये तो पीछे से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो टूथ टू टेल रेशो होती है ना, ये एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें बताता है कि हमारी क्या बैलेंस है बिटवीन द कॉम्बैट फोर्सेस एंड जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये T3R बहुत ज्यादा हो जाती है ना, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि आपके सपोर्ट पर्सनल अपने आप को ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि उनको जो पीछे लॉजिस्टिक्स वाले हैं ना, वो ज्यादा नंबर हमें देखने को मिलता है। तो जब T3R भी, ये रेशियो आपको एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि काफी बार न्यूज में आती रहती है। अगला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज हैवी मेटल कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। इसको समझना, देखो आप ना जैसे ग्राउंड वाटर आप समझते हैं, राइट? अब ग्राउंड वाटर में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को डेफिनेटली, एंड कोशिश करते हैं कि हम ना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, कि इंसान उस पानी को यूज कर पाए, उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इसमें से ना जो हैवी मेटल्स होते हैं वो अलग करने होते हैं। ठीक बात है। अब हम हमारे पास ये प्रोसेस है, जैसे आर्सेनिक हो गया या बाकी और जो भी आपके हैवी मेटल्स है ना, उनको अलग करने का प्रोसेस हमें पता है, हम कर लेते हैं हैवी मेटल्स अलग से। पर दिक्कत पता क्या आती है? ये हैवी मेटल्स आपने अलग तो कर लिए, पर हम इनको जो स्टोरेज करते हैं ना इनकी हैवी मेटल्स की, वो फिर लैंडफिल वगैरह में करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि आज तो आपने इसको लैंडफिल में स्टोर कर दिया, आगे जाके फ्यूचर में खतरा बनता है कि ये वापस से ग्राउंड वाटर को फिर से गंदा कर देंगे, मतलब उसके बाद फिर से जाके मिक्स हो जाएंगे, तो ग्राउंड वाटर फिर से कंटामिनेट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो यहाँ पर ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इनके द्वारा एक ऐसा मेथड बनाया गया है, एक बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस इनके द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से
जो भी हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स होते हैं जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, इनको यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं पानी से। तो क्या है सर ये 3 स्टेप्स? देखो पहला आपका प्रोसेस होगा एडसॉर्प्शन का, जहां पर आर्सेनिक को पानी से अलग किया जाएगा यूजिंग अ बायोडिग्रेडेबल अब्सॉर्बेंट। इसके बाद सेकंड प्रोसेस रहेगा बायो रेमिडिएशन का, जहां पर हम पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। एंड जो तीसरा प्रोसेस था ना, ये अभी तक यूज नहीं होता था, और यही आईआईएससी ने ना नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके हैवी मेटल्स होंगे उनका जो डिस्पोजल होगा वो हम अच्छे से कर पाए, ताकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाके वो ग्राउंड वाटर को वापस से गंदा कर दें। यही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा बनाया गया 3 स्टेप प्रोसेस, जिसके माध्यम से हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं एंड ये बता रहे हैं कि वापस से वो ग्राउंड वाटर सिस्टम के अंदर री एंटर ना हो। एंड आप जानते हो कि आर्सेनिक अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, आपको हाइपरटेंशन वगैरह जैसी चीजें हो सकती हैं, स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है, और भी बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होते हैं जब ये हैवी मेटल कंटेमिनेंट हमारी बॉडी में जाते हैं। इनकी भी ना लिमिट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक के केस में 10 पार्ट्स पर बिलियन ये यहाँ पे सेफ लिमिट है। अगर इससे ऊपर जाएगा आर्सेनिक आपके वाटर के अंदर तो फिर खराब हो जाएगा। फ्लोराइड जो होता है उसकी जो लिमिट बताई गई है वो है 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, ये WHO के द्वारा ये लिमिट बताई गई है। इसी तरह से आर्सेनिक की बात करें तो यहाँ पर ये 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, ये यहाँ पे इसकी लिमिट हमें देखने को मिल जाती है। पर फिर भी हम बात करें तो देखो कुछ एरियाज हैं, पंजाब का हो गया इवन राजस्थान के कुछ एरियाज, हरियाणा के कुछ एरियाज एंड इवन वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में ना आपको ये जो लिमिट है ये लिमिट से ऊपर क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अपने आप में थोड़ा कंसर्न की बात है। तो जो भी आपके ये अलग अलग ऐसे मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, उनको हम हैवी मेटल के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हमें देखने को मिल जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। आर्सेनिक जैसे मेटलाइट्स यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड हो जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है जिमेक्स के रिगार्डिंग। जिमेक्स स्टैंड्स फॉर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इंडिया और जापान के बीच में होने वाली ये एक एक्सरसाइज है जो 2-2 साल के बाद होती है। पहली बार ये जनवरी 2012 में हुई थी और कोशिश ये थी कि कैसे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर आपस में मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो भारतीय नेवी की तरफ से इंडिजिनस स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक यहाँ पे अराइव करिए, कहाँ पे, योकोसुका जापान के अंदर। यहाँ पर दोनों देश अब पार्टिसिपेट करेंगे, भारत की तरफ से इंडियन नेवी एंड जापान की तरफ से जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज, ये मिलकर यहाँ पे अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करेंगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 फेजेस होते हैं, एक होता है आपका हार्बर फेज, एक होता है सी फेज। हार्बर का अर्थ होता है आपका जो बंदरगाह वाला फेज होता है, फिर एक्चुअल में आप सी में उतरेंगे। तो दोनों जो आपके प्लेयर्स है ना, इंडिया और जापान, ये आपस में एक दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे कि पहले तो बंदरगाह के ऊपर जो भी इंटरेक्शंस वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, वो साथ में करेंगे, प्लस वॉर फाइटिंग जो एक्सरसाइज होंगी वो आपके सी फेज के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में सरफेस, सब सरफेस और एयर डोमेन के अंदर कैसे मिलजुल कर काम कर सकती हैं वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो भारत की तरफ से डेफिनेटली INS शिवालिक है, जापान की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS यूग्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है। देखो एक टाइप ऑफ हॉर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, रिजवॉल्स्की हॉर्सेस। इन हॉर्सेस को कजाकिस्तान के अंदर री इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या खास है इन पर्टिकुलर हॉर्सेस के बारे में? देखो ये ना दरअसल में दुनिया के जो आखिरी एक्चुअल में जो वाइल्ड हॉर्स आप इनको कह सकते हो वो यही है, बाकी सारे डोमेस्टिकेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। दीज आर द ओनली वाइल्ड हॉर्सेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड करेंटली, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। एक रशियन जोग्राफर थे और एक्सप्लोरर थे, उनके नाम के ऊपर इन हॉर्सेस का नाम रखा गया है। ये जो आपको हॉर्सेस है ना, आपको यूरोप हो गया, एशिया हो गया, वहां पर ही पाए जाते थे, पर काफी सारे एरियाज के अंदर अब इनको री इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया। इन कंट्रीज के अंदर आपको ये देखने को अक्सर ये मिल जाते हैं। तो इनको मंगोलियन वाइल्ड हॉर्स, टाकी, जंगेरियन हॉर्स, इन नामों से भी जाना जाता है। दीज आर इंडिजिनियस टू सेंट्रल एशिया के जो स्टेपीज होते हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। इनका ना जो साइज होता है थोड़ा सा छोटा होता है नॉर्मल हॉर्सेस के कंपैरिजन में, इनकी लेग्स भी थोड़ी छोटी होती हैं, इनका जो सर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, नेक थोड़ा थिक होता है, राइट, एंड थोड़ा सा अगर मैं बात करूं इनकी डार्क बुशी टेल आपको देखने को मिल जाएगी।
तो हार्श विंटर्स भी ये इंश्योर कर सकते हैं, उनमें एंड्योरेंस होती है कि अगर मान लो टेम्परेचर जो है ना -30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाए, तब भी ये हॉर्सेज अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। इनकी हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कशन कर ही ली है। आज के समय लगभग 2000 आपको रजवाल की हॉर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका IUCN स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही पॉइंट है कि दे आर द लास्ट ट्रूली वाइल्ड हॉर्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड करेंटली। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक तरफ, दैट इज पंडित राजीव तारानाथ जी के बारे में। देखो दरअसल में अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ये एक स्रोत मास्टर थे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना काफी आसान पूछ ले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन न्यूज में थे, कौन सी पर्टिकुलर फील्ड के साथ ये लिंक्ड है, तो इसलिए एक बेसिक आइडिया हमें उनके बारे में होना चाहिए। बहुत डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे जो कि सरोद को प्ले करते थे। एंड ये साथ ही साथ ना जो अली अकबर खान जी हैं, उनके यहाँ पे ये शागिर्द आपको देखने को मिल जाते हैं। ये बिलोंग करते थे सेनिया माहर घराना को, और इनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिले, जैसे पद्मश्री हो गया, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड हो गया। एंड साथ साथ कर्नाटका से ये बिलोंग करते थे, तो वहां पर राज्योत्सव अवार्ड एंड और अवार्ड भी यहाँ पे इनको मिले हुए हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हमने इनके बारे में भी जान लिया। कल दोस्तों मैंने आपको ऑपरेशन करुणा के बारे में पूछा था, आप में से काफी बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है। हालांकि ना जैसे अब इन्होंने, जैसे कृति माथुर जी हैं या प्रियंका हैं, यहाँ पर इनका ऑपरेशन करुणा वाला आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, पर कुछ कुछ गड़बड़ या तो ट्रू फॉल्स में या PYQs में इन्होंने करी है। तो कोशिश किया करो इनको भी अच्छे से सॉल्व किया करो, उनको भी हम देख लेंगे। पहले ऑपरेशन करुणा को देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा दरअसल में पिछले साल हमारे देश ने लॉन्च किया था, क्योंकि पिछले साल ना एक साइक्लोन देखने को मिला, साइक्लोन मोका के नाम से। ये जो साइक्लोन था ना, इसने आपका म्यांमार और बांग्लादेश, इन दोनों देशों को काफी इफेक्ट किया था। तो म्यांमार की मदद करने के लिए हमने ऑपरेशन करुणा को यहाँ पे स्टार्ट किया था, ताकि हम जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए इंडियन नेवल शिप शिवालिक हो गया, कमोरता हो गया, सवित्री हो गया, ये अराइव करी थी एट यंगून, ताकि म्यांमार में जो लोग हिट है उनको यहाँ पे हम मदद कर पाए। दैट इज ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा तो आपको पता ही है। इसके अलावा मैंने ऑपरेशन अजय आपको बता दिया। इसराइल में जब दिक्कत आई थी तो वहां पर हमने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था तो वहां पर मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त रन किया गया था। यूक्रेन क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ तो वहां पे हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनके लिए हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। अफगानिस्तान के अंदर देखो, जब तालिबान वापस अभी पावर में आया 2 साल पहले, तो उस समय हमने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया। सूडान के अंदर क्राइसिस आया था तो ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। और हैदराबाद वाला ये तो जो पुलिस सेक्शन हमने किया था उसको हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। तो ये बाकी ऑपरेशंस के नाम भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। हाँ जी, आज का आपका होमवर्क रहेगा ब्रांड लाइन के बारे में। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से ब्रांड लाइन क्या है, क्या चीजें हैं इसके रिगार्डिंग। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स में ये 3 स्टेटमेंट्स रहेंगी, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने होमवर्क दिया था आदित्य L1 के बारे में, तो बिल्कुल गलत है। जब मैं बात कर रहे एस्ट्रॉइड की, मैंने बताया था आदित्य का मतलब ही क्या है, सन, और L1 का मतलब है वो L1 पोजीशन। किसी स्टूडेंट ने कहा था सर बिहार के एक एग्जाम में, आई थिंक बिहार PCS में पूछा गया था। ठीक है, अच्छी बात है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये गलत है। अग्निपथ स्कीम की बात करें तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ये 50% नहीं है 25% की बात है, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ पर आपके होम मिनिस्टर्स को चेयर नहीं करते। कौन करता है? यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी इसको करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। हाँ जी, बात करें अगर PYQs की, तो एक क्वेश्चन आपको 2022 का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। दूसरा होमवर्क रहेगा आपका शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब तो हालांकि ना आप इसके बारे में पढ़ना और मुझे बताना कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या ये क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है, ठीक है ना। एंड जो भी अभी चेंजेस हो चुके हैं उसके बाद अभी क्या स्टेटस है इसका, एंड उस हिसाब से फिर आंसर क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर अकॉर्डिंगली बताइएगा। कल जो होमवर्क दिया था मैंने आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, देखो कुछ एक चीजें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, संविधान के द्वारा ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पावर किया गया है कि अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो यहाँ पे पनिश कर पाए, ऐसा दिया गया है आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 के अंदर। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सर बिल्कुल करेक्ट हो गया। पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को ना आपके संविधान ने डिफाइन नहीं किया। हमारे पास एक एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसके हिसाब से डिफाइन हमने किया है। तो थर्ड आपका गलत है। और फोर्थ तो आपको मैंने बता ही दिया कि पार्लियामेंट का बिल्कुल पावर है, हमने इसके माध्यम से एक्ट बनाया भी है, COC एक्ट 1971।
जो पहली बात कह रहा है ना, देखो वैसे तो आपका आंसर आ ही गया क्योंकि 2 एंड 4 करेक्ट है और ऐसा सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू था, तो ऑप्शन बी सही है और पहला भी आपका करेक्ट है यहाँ पे कि एच एन सान्याल कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर इस एक्ट को पास किया गया। तो ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। एक और होमवर्क दिया था मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में। दरअसल हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके माध्यम से जीईएसी को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये जो जीईएसी है ना, ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फोकस ये होता है कि जैसे जो भी आपके हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया या इसकी तरह और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गया, तो उनकी एक्टिविटीज को यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैनेज करना, उनके प्रपोजल्स को देखना, ये सारी काम आपका जीईएसी ही करता है, विच कम्स अंडर, मतलब विच वाज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।